एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि इसकी बातों से ना ये तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर रह गया था। इससे पहले कि वहाँ से जाने की करता, ये तो फिर पीछे से उसे बुला के कहती है कि देखो अब तुम अगर यहाँ से एक कदम भी बढ़े ना तो मैंने खुद के साथ कुछ कर लेना है। मजबूरी में उसे फिर यहाँ पे रुकना ही पड़ जाता है। अब तभी जू जो कि अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आया था, उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है। हैरान कि ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वह फिलहाल तो ये आपे से बाहर ही हो रही होती है। सो इसके लिए उसने होटल में एक रूम बुक करवा लिया था। सो उसे वहाँ पे छोड़ के ये तो वहाँ से चलता बनता है। फिर तभी जैसे ये उसे देखने के लिए बाहर निकलती है ना, तो सामने से जोई खड़ा था। अब उसे ये चेंग शुआन समझ के ना यहाँ पे हक कर लेती है। उसे तो मौका चाहिए था किसी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने का। सो इसलिए इन दोनों के बीच ना वन नाइट स्टैंड हो जाता है। इधर शिया तो घर ही पहुँच आई थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वो तो टाइम पे पहुँचा ही नहीं। उसे जस्ट यूही रैन की ही फिक्र है। इधर जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो तभी उसे शिया का बड़ा गिफ्ट ही मिला था, जिसे देख के ये तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये तो यहाँ पे इसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट ही लाया था। शिया को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करती। यही कहने लगी थी कि तुम ना इसे अपने साथ लेके जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं ये जस्ट तुम्हारे लिए ही लाया हूँ ना, तो तुम ही रखो। वह वो ये कहता वो वहाँ से जाने ही लगा था कि ये पीछे से ना यही वाला बैग उसे दे मारती है कि तुम अपना ये अपने पास ही रखो। अब फिर ये अपने रूम में ही वापस आ चुकी थी। अगले दिन इस मैडम को जैसे ही जू का पता चलता है ना, तो इसने इसे फिर अपने रूम से बाहर ही निकाल दिया था। ये तो यही कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ वन नाइट स्पेंड किया ना, सो उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। वो तो इसे बिल्कुल भी नहीं देने वाली थी। इधर शिया अभी सो ही रही होती है कि अचानक इसे कॉल आ जाती है। कॉल करके यही बताया जाता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के घर को ना ऑक्शन ऑफ किया जा रहा है। ये सुन के ये तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। अब वो घर वापस लेने के लिए ना इसे पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे ये किचन में आती है ना, तो वहाँ पे वही वाला बैग अभी तक पड़ा हुआ था जो कि कल चेंग शुआन इसके लिए लाया होता है। ये काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस बिक भी सकता था। सो इसलिए ये जैसे उसे लेकर जा रही होती है ना, तो यहाँ पे चेंग शुआन उसे देख लेता है। वो हैरान था कि कल रात को तो तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, अब तुमने इसे रखने का सोच भी कैसे लिया। ये भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। यही कहती है कि देखो अब मैंने इसे अपने साथ ही रखने का डिसाइड कर लिया है, मैं इसे नहीं फेंक सकती हूँ। अब जैसे ये अपना ब्रेकफास्ट लेके रूम में आता है ना, तो यहाँ पे ये रेडी होके वहाँ से जाने ही लगी थी। इसे बिल्कुल नहीं बताती कि कहाँ पे जा रही हूँ। ये थोड़ा सा क्यूरियस तो होता है कि आखिर ये जा कहाँ रही है। नेक्स्ट हमें फिर इसे शॉप पे ही दिखाया जाता है। अब ये अगला पर्सन ना इससे ये महंगे दामों बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला था कि इसकी प्राइस तो कम ही है। यार अब ये फिर ऐसे तो मानने वाला नहीं था, इसलिए फिर यहाँ पे इमोशनल होके ना उससे यही कहने लगती है कि देखो तुम लड़के भी ना पता नहीं क्या चीज़ें हो, मैं कितनी इनोसेंट सी गर्ल हूँ और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही करते हो। रात को मैंने एक लड़के के साथ वन नाइट स्पेंड की थी और देखो अगले दिन उसने मुझे ये वाला बैग दे दिया और तुम हो के इसे बाई ही नहीं करना चाहते हो। अब ये सब सुन के ना ये तो उसकी बातों में ही आ जाता है, सब कुछ सच्ची समझ रहा था। अब यहाँ पे वो तो फिर ये वाला बैग बहुत सारी रकम में ना लेने को तैयारी हो गया था। यही कहता है कि मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए सारे लड़कों को ना एक जैसा मत समझना। अब जैसे ये बाहर आती है तो यहाँ पे चेंग शुआन को देख के एकदम शॉक रह जाती है। उसने अंदर वाली सारी बातें सुन ली थी और इसे फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँच आया था। अब इसे यही कहने लगता है कि देखो तुम्हें इतने सारे पैसों की ज़रूरत थी क्या। उसके क्लोज आने की कोशिश करने ही लगता है कि ये फ़ौरन से पीछे कर देती है कि मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ और ये नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी किस हो। खैर वो भी यही कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, वैसे मुझे ये तो बताओ कि रात को तो तुमने कहा था कि मेरे वाला बैग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सो क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद है। अब मुझे भाषण देती हो कि मनी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है और ख़ुद को देखो कि कैसे मनी के पीछे भाग रही हो। तो शिया को यहाँ पे अपने साथ वन नाइट स्पेंड करने के लिए कहने लगा था कि उसके बदले में तुम्हें जो भी रकम चाहिए ना, वो तुम मुझे बता सकती हो, वो मैं देने को तैयार हूँ। खैर ये भी फिर फ़ौरन से मान जाती है कि ठीक है, अगर तुम अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये सुन के अब ये तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि वाकई में इसे बस पैसों की ज़रूरत है। वो तो अब फिर गुस्सा करता हुआ ना वहाँ से चला ही गया था कि इसकी नज़र में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। इधर ये साहब फिर यहाँ पे यूही रैन को पटाने के लिए पहुँच आए थे और उससे पैसों की बात करने लगते हैं। ये इस बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि आखिर इसको मसला क्या है। इवन कि यहाँ पे गरम गरम कॉफ़ी भी उसके मुँह पे गिरा के ना चलती बनती है। ये सब देख के ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। यहाँ पे इसने तो अब
अपनी और उसकी रात को स्पेंड करने वाली फ़ोटोज़ ना सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी और साथ ही साथ नाम तो यहाँ पे इसने शेनजुई का ही लगा दिया था कि इन दोनों के बीच अच्छा खासा झगड़ा हो जाएगा। सो इस तरह मेरा बदला तो पूरा हो जाना है। ये मैडम ऑफिस में पहुँच जाती है, ईमन के यहाँ पे उसे थप्पड़ भी मार देती है कि तुम्हारी आखिर ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई। उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती। ईमन के यहाँ पे चैंग शुआन भी आ गया था। अब इससे पहले कि मज़ीद यहाँ पे कोई भी मेस क्रिएट करती वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ पे चैंग शुआन को हक करके यही कहने लगती है कि देखो ना, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वेल वो तो इस पर बिलीव करता था ना। यहाँ पे असिस्टेंट से कह के इसने तो इसे ऑफिस से ही बाहर निकलवा दिया था। सभी स्टाफ इन दोनों को देख के एकदम सरप्राइज रह जाता है। इवन के गॉसिप भी करने लगा था। वेल उन्हें तो इन दोनों का कपल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी यहाँ पे उसे टच करके यही कहने लगा था कि कल तो तुम कह रही थी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, तुम मुझसे हेट करती हो, सो अब क्यों मुझे गले लगाया। वेल ये अब वहाँ से जाने ही लगती है कि वो इसे पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। जैसे ही ये इससे बात करने के लिए आती है ना, यहाँ पे वो सो रहा था। अब सोते हुए उसे देख के यही सोचने लगती है कि काश ये बोले ना वैसे तो कितना हैंडसम है ना। अब वहाँ से जाने ही लगती है कि अचानक वो इसका हाथ पकड़ लेते हैं। एक्चुअली में वो तो सो ही नहीं रहा था। यहाँ पे इसे यही कहने लगता है कि मुझे ना अब सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे क्या बात करने आई थी। वो इससे अपोलोजाइज़ करने लगती है कि कल मुझे ना तुमसे वो वाली बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। अब उसका गिफ्ट एक्सेप्ट ना करने के लिए यहाँ पे उसे सॉरी बोल देती है। खैर इससे पहले कि ये उसके और क्लोज आता, यहाँ पे ये तो उठ के जाने लगती है। अब वो इसके पीछे पीछे और यहाँ पे इन दोनों का थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में ये फिर उसे अपनी फेवरेट प्लेस पे ही लेके आ गया था और बातों ही बातों में इसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं तो ऑर्फन था, फिर मुझे मिस्टर ही ने अडॉप्ट किया। अब इसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये ना मिस्टर ही का अडॉप्टिव सन ही है। खैर अब ये भी उससे बताने लगता है कि मेरे इरादे यही हैं कि मैं उनका बिज़नेस संभालूँ। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं ना, और ये भी मुझे पता है कि उनके बिज़नेस पे, उनकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे लोगों की नज़रें भी हैं। वेल अब शेनजुई को आकर इसके यहाँ लाने का पीछे का रीज़न यही था कि एक्चुअली में ग्रैंडपा यही चाहते थे कि जो भी मेरा बायोलॉजिकल रिलेटेड होगा ना, मैं उसे ही सारी प्रॉपर्टी दे दूँगा। वेल अब उन्हें क्या पता कि शेनजुई एक्चुअली में उनकी ग्रैंड डॉटर है ही नहीं। वो तो यही समझ रहे हैं ना कि ये उनसे ब्लड रिलेटेड ही है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी इसे इसी वजह से ही तो नहीं दे रहे थे ना। सो इसलिए अब इसने फिर विलन बनने का ही डिसाइड कर लिया था। अब ये सारी बातें इससे शेयर करते करते ना यहाँ पे ये भी कहने लगता है कि पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना ग्रैंडपा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे भी उन्होंने आज तक मेरा इतना ख्याल रखा है। खैर इसमें ये सारी चेंजिंग वगैरह ना इसी की वजह से ही आई थी। अब दोनों यहाँ पे सारी रात ऐसे ही बातें करते करते बिता देते हैं। अगले दिन फिर ये जुई रैन से मिलने के लिए ही पहुँच आया था। उसे सारी बात का बता देता है कि तुम्हें ना अब शेनजुई पे ना कोई भी इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअली में वो सारा किया धरा ना जू का ही था। आखिर को तुमने उसी के साथ ही तो नाइट स्पेंड की थी ना। अब देखो आइंदा के बाद उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट्स मत करना और ना ही मुझसे मिलने के लिए आना। वेल ये तो यहाँ पे उसे हक कर लेती है। ये भी कहने लगी थी कि देखो मैं ना शिया को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, बट प्लीज़ तुम मुझे यूँ छोड़ के तो ना जाओ ना। लेकिन ये उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाला था। यहाँ पे वो तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे इसकी मुलाकात चिन से हो गई थी। वो तो इस पे आते ही भड़कने लगता है कि देखो ना कि तुम शेनजुई तो हो ही नहीं बल्कि शिया ही हो, और इस बारे में मुझे सारा मालूम हो चुका है। सो अब ये नाटक करना तुम बंद कर दो, यही बेहतर होगा। अगर कल को ग्रैंडपा को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। और वैसे भी ना तुम्हारी वजह से अब कंपनी में बहुत सारा लॉस हो रहा है। तुम यहाँ पे कोई भी काम तो करती नहीं हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। इवन के यहाँ से उसे जाने को ही कह रहा होता है। ये सारी बातें सुन के ये तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। खैर अब यहाँ से ऐसे ही दुखी दुखी से जा रही होती है ना, तो अचानक ही इसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है, जो कि आगे से इसे यही बताया जा रहा था कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हो गई है। ये सुन के ये बेचारी तो सदमे में यहीं पे ही गिर जाती है। एंड देन इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।